कुछ लोग एक बुजुर्ग को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे और वो तड़प रहा था और उसे छोड़ देने की गुहार लगा रहा था। उसकी कमजोर हड्डियां और शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो दर्द से करहा कर कहता है, मैं खुदा का नेक बंदा हूँ, भले ही मैं अपनी नबी के लिए मर जाऊंगा, लेकिन उस कालीन का पता मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा। मैं उसे कभी भी किसी गलत हाथों में नहीं जाने दे सकता। या अल्लाह, मेरी मदद करो। तुझे तो बताना ही होगा कि वो कालीन कहाँ है, वरना मैं अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाऊंगा। बता बता, वरना तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। जो करना है कर सकते हो, पर मैं नहीं बताऊंगा। मैं उसे गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। अरे साथियों, पकड़ लो इसे और कैच कर लो। आखिर मैं भी तो देखूं कब तक हमें उस कालीन के बारे में नहीं बताता। आखिर कौन था ये अली और क्यों याकूब उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था? कालीन के बारे में वो क्या जानना चाहता था? जहाँ एक तरफ अली को बंदी बना लिया जाता है, वहीं बेला को रात्रि के पहर में नींद नहीं आती और वो नागवन में अंधेरी रात को टहलने निकलती है। कितना सुनहरा और सुहाना मौसम है, चारों तरफ कितनी शांति है। आलोकी होती तो हमें इस तरह कभी भी आधी रात को नागवन में नहीं निकलने देती। हम तुम्हें बहुत याद करते हैं आलोकी, तुम सदैव हमारी सच्ची मित्र रहोगी। बेला ये कहकर आसमान में देखती है और उसे एक तारा चमकता नजर आता है और बेला जंगल में टहल रही होती है। वहीं अली एक काल कोठरी में जंजीरों से कैद होता है और अल्लाह को याद करते हुए कहता है, या अल्लाह, मेरी मदद कर। ए मेरे कालीन, तुम उड़ते हुए किसी नेक बंदे के पास पहुंच जाओ। या अल्लाह, मेरे कालीन को रास्ता दिखा। अचानक एक सुनसान रेगिस्तान की जमीन हिलने लगती है और अचानक ही सारी मिट्टी एक तरफ हो जाती है और तभी एक कालीन जमीन में से निकलता है और हवा में गोल गोल घूमने लगता है और कालीन अपने मन में कहता है, अब मुझे उस नेक बंदे के पास जाना होगा जो मेरे मालिक को कैसे आजाद करवा सके। कालीन ये बोलकर हवा में उड़ने लगता है और उड़ता हुआ तेज आंधी के झोंके के साथ नागलोक के वन में पहुंच जाता है। वहीं बेला नागवन में टहल रही थी, तभी अचानक ही उसका पैर एक पत्थर पर पड़ता है। वो गिरने वाली होती है कि कालीन उसके कदमों में आकर उसे हवा में उठा देता है। ये देखकर वो डर जाती है। ये सब क्या है? ये कैसा चमत्कार है? कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आए? बेला ये पूछती है और कालीन उसे एकदम से जमीन पर पटक देता है और बेला दर्द से करहाती है। तुम्हें शर्म नहीं है? तुम नागलोक की नाग रानी के साथ यह दुस्साहस कर रहे हो। हम तुम्हें अभी कारागार में बंदी बना सकते हैं। ये सुनकर कालीन उदास हो जाता है। अरे तुम तो नाराज हो गए, उदास मत हो। हम तुम्हें बंदी नहीं बनाएंगे। तुम हमारे दोस्त प्रतीत होते हो। हमें बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? तुम नागलोक के तो नहीं लगते। बेला ये बोलती है कि तभी वो देखती है कि सूरज उगने वाला है और वो कालीन से कहती है, अरे ये क्या, सूरज उगने वाला है? अगर हमें किसी ने जंगल में देख लिया तो बेकार में सब परेशान हो जाएंगे। कालीन, क्या तुम हमारे साथ हमारे नाग महल में चलोगे? लेकिन तुम इतने बड़े होकर नहीं चल सकते, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आकार को छोटा करना होगा। बेला के बोलते ही फिर से कालीन उसके चारों तरफ घूमता है और अपने आकार को छोटा कर लेता है, जिसके बाद बेला उसे अपने हाथ में पकड़ती है और नाग महल में अपने कक्ष में ले जाकर अपने हाथ को खोलती है और कालीन फिर से बड़ा हो जाता है। अरे तुम तो सच में बहुत प्यारे हो। आज से तुम मेरे नए मित्र हो, लेकिन हमें तो तुम्हारा नाम ही नहीं पता। हम तुम्हें क्या कहकर पुकारेंगे? बेला ये सोचने लगती है और उसे कालीन कहकर ही पुकारने लगती है। अब बेला रोज रात को उस कालीन पर बैठकर नागलोक के भ्रमण के लिए निकल जाया करती। एक रात शिवा उसके कक्ष में आता है और बेला को आधी रात को अपने कक्ष में ना देखकर कहता है, अरे ये सब क्या है? ये लड़की इतनी रात को अपने कक्ष में क्यों नहीं है? इसको अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता। ना जाने इसके कितने दुश्मन हैं, कल को किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। शिवा ये बोलकर अब बेला को ढूंढने के लिए नागमहल में से बाहर निकल जाता है। तभी उसे बेला आसमान में उड़ती हुई दिखती है और वो नीचे से उसे आवाज लगाकर कहता है, अरे अरे बेला, ये तुम ये कैसे उड़ रही हो तुम? अरे मुझे तो ये कालीन जादू ही लगता है। ये सब सुरक्षित नहीं है। और ये तुम्हारे पास कैसे आया? शिवा की आवाज सुनकर आसमान में उड़ते हुए कालीन और बेला दोनों ही शिवा को देखते हैं और बेला मुस्कुराते हुए कालीन से कहती है,
कालीन, यह भी हमारा दोस्त है, जरा इसे भी तुम नागलोक की सैर करा दो, तुमको इससे दोस्ती करनी चाहिए। बेला के बस ये बोलने की देरी थी कि तभी कालीन एकदम से नीचे की तरफ जाता है और शिवा को भी अपने ऊपर बैठा लेता है। वो दोनों आसमान में उड़ने लगते हैं, लेकिन शिवा के लिए ये सब कुछ ज्यादा ही नया और घबरा देने वाला था। शिवा डरते हुए कहता है, अरे अरे बेला, अरे अरे संभालो इसको, अरे उतारो मुझे, अब मैं इसके ऊपर और नहीं बैठ सकता, अरे मुझे डर लग रहा है यार, अजीब आफत है ये। शिवा की ये बात सुनकर कालीन को गुस्सा आता है और वो एकदम से उसे नीचे पटक देता है। शिवा भी दर्द से करहाने लगता है। अरे बाप रे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने मुझे क्यों गिराया? प्यार से भी तो उठा सकता था, प्यार से भी तो उतार सकता था ना। अरे ये क्या किया तुमने? शिवा को बहुत चोट लगी होगी, चलो इसे लेकर जल्द से जल्द नाग महल वापस चलते हैं, हमें इसकी मरहम पट्टी करनी होगी, वरना इसे बहुत दर्द होगा। कालीन बेला की बात सुनकर शिवा को फिर से अपने ऊपर बैठाता है। तीनों नाग महल वापस आ जाते हैं। वहीं एक काली अंधेरी गुफा में शलाखा अपने गुरु के पास आती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि इस बार भी आपका मकसद कामयाब नहीं हो सका, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगी। शलाखा ये बोलती है और बरगद के पेड़ की जड़ें आकर उसे जकड़ लेती है। माफ कर दीजिए, इस बार हमारा वार खाली नहीं जाएगा, वो आने को तैयार हो गई है, वो आ रही है हमारा मकसद पूरा करने। मैं झूठ नहीं बोल रही। शलाखा की ये बात सुनकर वो जड़ें उससे खुद ही दूर हो जाती है और शलाखा अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ मैंने यहाँ आने से पहले ही उससे बात ही कर ली थी, वरना तो आज ये मुझे मार ही डालता। शिवा बिस्तर पर लेटा हुआ था और बेला उसकी मरहम पट्टी कर रही थी, तो वहीं कालीन एक कोने में खड़ा था। शिवा, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था यह कालीन तुम्हारे साथ में ऐसा करेगा, ये बहुत अच्छा है, बस तुमने इससे बदतमीजी की तो इसे गुस्सा आ गया। पर मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, अरे जो भी किया इसी ने किया। शिवा की आवाज सुनकर कालीन फिर से गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बेला तुरंत ही उसे शांत भी करवा देती है। तभी उसके कक्ष में रखा हुआ जादुई गोला चमकने लगता है, जिसमें वो देखती है कि एक नागिन जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, वो विष के पात्र लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी बेला ये देखकर कहती है, कालीन, लगता है नागलोक में किसी को मदद चाहिए। यह काम हम अपनी शक्तियों से भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उस वृद्ध नागिन की मदद तुम करो। बेला के ये कहने पर कालीन उड़ता हुआ उस वृद्ध नागिन के पास जाता है और उसके सारे विष के पात्र और उसे अपने ऊपर बैठाकर उसके कक्ष तक छोड़कर भी आता है। नागिन भी ये सब देखकर हैरत में तो पड़ती है, लेकिन साथ ही वो वृद्ध नागिन बहुत खुश होती है। शिवा और बेला कालीन को जादुई गोले से ये सब कुछ करते हुए देख रहे थे। कालीन फिर से वापस आ जाता है। तुम ठीक कहती हो बेला, ये कालीन सच में अच्छा है, बस मेरी इससे बनती नहीं। शिवा भी अब धीरे धीरे कालीन को पसंद करने लगता है और पूरे नागलोक में कालीन की बात फैल जाती है। और जब ये बात त्रिलोकी को पता चलती है, तो वो अपने कक्ष में खुद को कोसते हुए कहती है, क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? हथौड़ी मिलेगा बेला को, नागलोक का राजपाट मिलेगा बेला को, और अब कालीन भी बेला का ही हो गया। बस अब और नहीं, उस जादुई कालीन को मैं उस बेला से दूर कर कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। त्रिलोकी ये बोलती है और उसके बाद कालीन को हत्याने की मंशा बनाने लगती है। और रात के समय जब सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो त्रिलोकी बेला के कक्ष में जाती है और धीरे से कहती है, ये रात्रि का वो पहर है जब बेला को सबसे गहरी नींद आती है, यही समय है कालीन को लेकर भागने का। त्रिलोकी ये कहकर उस भारी भरकम कालीन को अपने हाथों में उठाती है और बाहर आ जाती है और एक खुले से मैदान में आकर कालीन से कहती है, ऐ कालीन, जब चिराग को कोई हाथ लगाता है तो वो चिराग उसका हो जाता है। अब मैंने तुझे हाथ लगाया तो तू मेरा हो गया। अब देर मत कर और मुझे इस संसार की सबसे सुंदर जगह घुमा कर ला। त्रिलोकी ये बोलती है और उसके बाद उसे ऐसे हुक्म देते हुए देखकर कालीन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एकदम से हवा में उड़ाने लगता है। त्रिलोकी की हवा में हवा ही खराब हो जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? ए कालीन, मुझे नीचे उतार, मैंने कहा मुझे अभी के अभी नीचे उतार। त्रिलोकी की बदतमीजी देखकर वो कालीन उसे और तेज हवा में उड़ाने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ नाग विसर्ग और चतुरी
एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए अपने कक्ष में समय बिता रहे थे। सच बताएं चतुरी, तुमसे विवाह करके हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। क्या मतलब है आपका नागविसर्ग कि हमसे विवाह करने के बाद आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई है? अरे किसने तुम्हारा नाम चतुरी रखा? तुम्हारा नाम तो मूर्खी होना चाहिए था। चलो ये सब छोड़ो, आज हम तुमको अपनी आगोश में समाना चाहते हैं। आज हम तुम पर छप्पर फाड़ के प्यार करना चाहते हैं। विसर्ग ये बोलता है और कालीन त्रिलोकी को उड़ाता हुआ छप्पर फाड़ के चतुरी और नाग विसर्ग के कक्ष में घुस आता है। ये देखकर सब लोग हैरत में पड़ जाते हैं और चतुरी तो बेहोश ही हो जाती है। नाग सभा लगी हुई थी। सभी नागलोकवासी गुस्से से त्रिलोकी को घूर रहे थे। मुझे घूरना बंद करिए। सब जानते हैं कि मुझे नींद में चलने की आदत है। शायद मैंने नींद में चलकर ये किया होगा। सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बेला, त्रिलोकी के तो बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन हम इस कालीन के बारे में क्या जानते हैं? हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये कालीन आया कहाँ से और इसका मालिक कौन है। लेकिन कैसे शिवा? ये कालीन बोल नहीं सकता, फिर ये अपना अतीत हमको कैसे बता पाएगा? सब लोग इसी असमंजस में होते हैं कि तभी अचानक एक आवाज नागलोक को दहला कर रख देती है। मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और कैसे आया हूँ, सब बताऊंगा। अचानक ही कालीन की आंखें और मुंह निकल आता है और उसे बोलते देखकर चतुरी एक बार फिर से बेहोश हो जाती है और नाग विसर्ग उसे संभाल लेता है। तुम बोल सकते थे तो अब तक चुप क्यों रहे? हमको कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे उनकी मदद के लिए किसी नेक बंदे को लाने को कहा है और मैं बस ये जानना चाहता था कि आप खुदा का नेक बंदा हो या नहीं। लेकिन आप हो, मुझे यकीन हो चुका है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं आपको ना सब बताऊंगा, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। बताओ कैसी मदद? आखिर कहाँ से आया है ये कालीन और क्या बेला करेगी इसकी मदद? क्या होगा आगे, जानने के लिए इंतजार करिए अगले भाग का। शाम के समय भिनभिनाती आवाज के साथ एक मधुमक्खी नागलोक में प्रवेश करती है। वो नागलोक की हरियाली और सुंदर वातावरण को देखते हुए नागलोक का भ्रमण करने लगती है। तभी उसे नागलोक का सबसे विशाल पेड़ नजर आता है और वो अपने इच्छाधारी स्वरूप में आती है। कितना अद्भुत वातावरण है इस लोक का, और ये पेड़ तो बहुत ही मजबूत और घना है। मैं अपनी प्रजाति के साथ इस पेड़ पर अपना डेरा डालूंगी। नागलोक में सूर्यदेव के ढलते ही संध्या का समय हो जाता है। हथौड़ी नागलोक के बगीचे में चहलकदमी करते हुए ताजी हवा का आनंद ले रहा था। तभी उसे धरती में कंपन महसूस होती है तो हथौड़ी अचानक रुक जाता है। कुछ देर में ही कंपन बंद होते ही हथौड़ी आगे बढ़ता है, जहां नाग नागिन का एक प्रेमी जोड़ा नृत्य करने में मगन होता है। तभी हथौड़ी एक चट्टान पर चढ़कर बैठ जाता है और उनके नृत्य को देखने का आनंद लेता है। ये कटा हाथ यहाँ क्या कर रहा है? कटा हाथ? कहाँ है कटा हाथ? तुम्हारे नेत्रों में कोई कमी हो गई है क्या? अरे सामने देखो, उस चट्टान पर बैठा है। अच्छा, तो यहाँ बैठकर हमारे नृत्य का आनंद ले रहा है। ना जाने ये यहाँ कब से आकर बैठा है। हम लोग अपने नृत्य में इतने मगन थे कि इसके आने की आहट तक महसूस नहीं हुई। ये आहट करता ही कहाँ है? नागरानी ने भी ना जाने इस कटे हाथ को क्यों नागलोक में पनाह दे दी। चलो चले यहाँ से। नागिन चतुरी और नाग विसर्ग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हथौड़ी वहाँ आता है और उनके पैरों के चारों ओर घूमने लगता है और आगे पीछे करके उन्हें इशारा करता है। ये कहना क्या चाहता है? ये इशारे करके हमें अपना नृत्य जारी रखने को कह रहा है। अरे हम नाग नागिन का नृत्य कहाँ तुम्हारे मनोरंजन का साधन है? चतुरी देखो तो सही, ये तो नृत्य करने का प्रयास कर रहा है। हथौड़ी को इस तरह देखकर नागिन चतुरी जोर जोर से हंसने लगती है, जिसके बाद हथौड़ी उन दोनों नाग नागिन के साथ नृत्य करने लगता है। अगली सुबह शिवन्या आईने के सामने बैठी श्रृंगार कर रही थी और सामने हथौड़ी उसकी ओर मुंह करके बैठा था। शिवन्या अपने आभूषणों में कान के आभूषण ढूंढ रही थी। तभी हथौड़ी उसे झुमका उठाकर देता है। धन्यवाद हथौड़ी। ये बताओ कि आज हमने अपना श्रृंगार ठीक से तो किया है ना?
अर्थात हम ठीक दिख रहे हैं। वैसे इतना समय हो गया है, अभी तक आलोकी हमारे कक्ष में नहीं आई। ये लीजिए, हमारी प्रिय दासी तो अब तक गहरी निद्रा में है। इससे पहले कि शिवन्या आलोकी को जगाती हथौड़ी उसके बिस्तर पर जाकर उसके कान में खुजली करने लगता है। ये कीट पतंगे, बेशरम बेढंगे, उठ गई ना तो एक एक को कच्चा चबा जाऊंगी। हटो। नागरानी प्रणाम। आप यहाँ इतनी सुबह? सुबह तो कब की हो गई आलोकी, और मंदिर जाने का भी समय हो गया, किंतु लगता है तुम्हारी निद्रा पूरी नहीं हुई है। माफ कीजिएगा नागरानी, हमारी आंखें नहीं खुली। नागरानी, क्या आपने मुझे जगाने के लिए चाटा मारा? नहीं तो? आपने नहीं मारा तो किसने मारा? मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने मेरे गालों पर जोर से मारा हो। तभी हथौड़ी उसके बिस्तर के नीचे से धीरे से निकलकर बाहर जाने लगता है और तभी आलोकी की नजर उस पर पड़ती है। अच्छा, तो ये कार्य इस हथौड़ी का है, क्यों नागरानी? वो हमें कुछ नहीं पता। नागरानी! तभी शिवन्या और हथौड़ी वहाँ से जल्दी में निकल जाते हैं और बेचारी आलोकी अपने गालों को खुजाने लगती है। कुछ समय बीत जाने के बाद नागलोक के उस विशाल पेड़ पर फल आ जाते हैं। तो एक रोज हथौड़ी उस पेड़ के इर्द गिर्द घूम रहा था। तभी अचानक तेज हवा चलती है और पेड़ से फल आकर हथौड़ी के सामने गिर जाता है और हथौड़ी डर से पीछे हट जाता है। ये कौन सा जीव है बीनी जो हमारे पेड़ पर आकर बैठ गया? मैं क्या जानूं, अपने जीवन काल में तो मैं ऐसा जीव पहली बार देख रही हूँ। और ये तो देख, ये हमें कैसे हटाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो कहती हूँ दोनों मिलकर इसे डंक मारते हैं, खुद ही पेड़ की डाल से कूद पड़ेगा। बिल्कुल। बीनी, चीनी, हमला। वो दोनों मधुमक्खी एक साथ हथौड़ी पर वार करती है। तभी हथौड़ी उनको अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और वो मधुमक्खियाँ तेजी दिखाते हुए उसकी पकड़ से निकल जाती हैं और उसको काटने लगती हैं, जिस कारण वो खुद को संभाल नहीं पाता और डाल से नीचे गिर जाता है। नागलोक में धीरे धीरे सभी हथौड़ी के साथ सामान्य व्यवहार करने लगे थे, लेकिन नागिन त्रिलोकी को हथौड़ी फूटी आंख नहीं भाता था। इस हथौड़ी के नागलोक आने के पीछे आखिर मकसद क्या है? हो ना हो वो शिवन्या इस बारे में सब कुछ जानती है, तभी तो उसने इस नागलोक में पनाह दी है। किंतु मैं शिवन्या के इस हितैषी को नागलोक में ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। नागिन त्रिलोकी के दिमाग में क्या चल रहा था, इस बात से केवल वही परिचित थी। तो वहीं शाम होते होते मधुमक्खी के काटने के कारण हथौड़ी फूल जाता है और दर्द के कारण वो बिस्तर पर शांत पड़ा था। तभी वहाँ आलोकी आती है और हथौड़ी को देखकर हैरान रह जाती है। हे भोलेनाथ, तुम्हें क्या हो गया हथौड़ी? तुम्हारी त्वचा अचानक फूल कर लाल कैसे हो गई? तुम तो बहुत पीड़ा में हो और तुम्हारी ये हालत देखकर लगता है जैसे तुम्हें किसी मधुमक्खी ने काटा हो। आलोकी बोल ही रही थी कि तभी वहाँ नाग सेवक आ जाता है और हथौड़ी को देखकर दंग रह जाता है। नागरानी की ओर से कोई सूचना लाए हो? वो आलोकी, नागरानी ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, सुनो, हथौड़ी के लिए विशेष औषधियों वाला लेप तैयार करो। अभी करता हूँ, तुम नागरानी को इस बारे में सूचित कर देना। हम नागरानी को इस बारे में बताकर चिंतित नहीं करना चाहते, किंतु हमें समझ नहीं आ रहा कि नागलोक में मधुमक्खी का होना ये कैसे संभव है। किंतु ऐसी हालत तो मधुमक्खी के काटने के पश्चात ही होती है। ये सब हुआ कब? इन प्रश्नों के उत्तर हथौड़ी केवल इशारों के माध्यम से ही दे सकता है, लेकिन इस हालत में वो हमें कुछ भी बताने में सक्षम नहीं है। किंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हथौड़ी की शैतानी की वजह से ही इसकी ये हालत हुई होगी। किंतु ये तो इस बात से इनकार कर रहा है। फिलहाल हमें नागरानी के पास जाना चाहिए। तुम विशेष औषधि वाला लेप तैयार करो। मृदुला नागिन 2 कदम चलने के बाद जाकर उस पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। तभी उसके गालों पर कुछ बूंद टपकती है। ये मेरी तीत तो तैत प्रतीत हो रही है, किंतु पेड़ ते किस प्रकार तैत टपक रहा है।
नागिन मृदुला तुरंत खड़ी होती है और पेड़ की ओर देखने लगती है तो उसे मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता दिखाई देता है। मट्टी का थत्ता, मुझे नागलानी को इस विषय में खबर करनी चाहिए। नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं नागलानी को व्यर्थ की क्यों परेशान तलूं? इन मधुमक्खियों तो मैं ही नागलोक से बाहर तलती हूँ, उसके बाद नागनाली को बताऊंगी, मेरी प्रसन्नता तलेंगी। नागिन मृदुला बहादुरी दिखाते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग कर उस विशाल पेड़ की ओर जोर से जाती है और उसे हिलाती है, जिससे सभी मधुमक्खियाँ कांपने लगती है। चीनी बीनी अपने इंसानी रूप में आकर बोलती है, ये क्या हो रहा है रानी मधुमक्खी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह तो हमारे छत्ते को नुकसान हो जाएगा। तुम सभी धैर्य बनाए रखो, मेरे रहते किसी को कुछ नहीं हो सकता। मधुमती पेड़ से बाहर की ओर आती है और उसकी नजर नागिन मृदुला पर पड़ती है। तभी भिन भिन की आवाज कर छत्ते की बाकी मधुमक्खियों को वो संकेत देती है और सभी मधुमक्खियाँ बाहर आती हैं। साथियों, यही है वो जो हमारे छत्ते को नुकसान पहुंचाना चाहती है। हमें इसे रोकना होगा रानी मधुमती। हाँ, इस दुष्ट थुलथुली को तो हम छोड़ेंगे नहीं। मधुमक्खियों का झुंड अब नागिन मृदुला की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर नागिन मृदुला पीछे हटने लगती है। ये ताली मधुमक्खी नीली कलर क्यों आ रही है? मधुमक्खियों के झुंड को अपनी ओर आते देखकर नागिन मृदुला को कुछ समझ नहीं आता और वो भागना शुरू कर देती है। हे भोलेनाथ, मेरी लगता करो ऐसे में तो मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। नाग सभा में नागलोक के विशेष मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। तभी वहाँ पूरी तरह से सूजी हुई नागिन मृदुला आती है। नागलानी, मधु मधु मधु, नाग सभा में तुम मधु अर्थात शहद मांगने आई हो? मृदुला, लगता है आजकल नागिन मृदुला का मीठा खाने का मन हो रहा है। मधु नहीं, मधुमक्खियाँ आ रही है नागलोक में। क्या? मधुमक्खियाँ? वो भी नागलोक में? जिसके बाद नागिन मृदुला अपनी साथ हुई घटना के बारे में सबको बताती है। इतना कुछ हो गया और तुम दुम दबाकर यहाँ भाग गई। अरे इच्छाधारी नागिन हो तुम, ये बात स्मरण है? वो रहते समय में ना दाने हमारी बुद्धि क्यों काम नहीं करती है? बुद्धि होगी तो काम करेगी ना। आप सभी शांत हो जाओ। नागरानी, इससे पहले कि वो मधुमक्खियाँ हमें नुकसान पहुँचाए, हमें उनका सामना करना होगा। तुम उचित कह रहे हो नाग विसर्ग। अर्थात हथौड़ी का ये हाल उन्हीं मधुमक्खियों ने किया है। आलोकी के मंद स्वर में कही गई बात शिवन्या सुन लेती है। आलोकी, ये क्या कहा तुमने हथौड़ी के बारे में? वो ठीक तो है ना? शिवन्या हथौड़ी की ये हालत देखकर दुखी होती है और वहाँ आलोकी एक पात्र में लेप लेकर आती है और हथौड़ी को लगाने लगती है। क्या हाल कर दिया है उन दुष्ट मधुमक्खियों ने हथौड़ी का। और आलोकी, तुमने हमें इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? माफ कीजिएगा नागरानी, हम आपको चिंतित नहीं करना चाहते थे। आलोकी, अगर तुम ये बात पहले ही बता देती तो शायद मृदुला के साथ ये घटना नहीं होती, किंतु नहीं, तुम्हें तो हमेशा नागरानी के समक्ष महान बनना होता है। त्रिलोकी ये बोल ही रही थी कि तभी सभी को भिनभिनाने की आवाज आती है और देखते ही देखते एक के बाद एक बहुत सारी मधुमक्खियाँ वहाँ आती है और सभी के सर पर मंडराने लगती है। ये क्या हो रहा है? मधुमक्खियाँ नागमहल में? नागरानी, पहले ये मधुमक्खियाँ नागलोक में घुसी और अब नागमहल में आतंक मचा रही हैं। उसी समय सारी मधुमक्खियाँ झुंड में बाहर आती हैं और हमला करने वाली होती है। तभी शिवन्या बीच में एक पारदर्शी दीवार खड़ी कर देती है जिसे मधुमक्खियाँ पार नहीं कर पाती। मैं तुम्हें नागलोक वासियों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। तभी मधुमक्खियों की रानी अपनी इंसानी रूप में आती है और उसकी सुंदरता देखकर सभी नागलोक वासी हैरान रह जाते हैं। कितना मनमोहक रूप है, इतना अति सुंदर, अद्भुत। मैं मधुमती हूँ, मक्खियों की रानी। कुछ समय पहले ही मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर इस लोक के एक बड़े विशाल पेड़ पर बड़ी मेहनत से छत्ता तैयार किया, किंतु
तुम्हारे इस मोटी साथी ने उसे नष्ट करने की कोशिश की, जिसके चलते हमने हमला करने का फैसला किया। ये नागलोक है मधुमती, और मैं यहाँ की नागरानी शिवन्या, जहाँ तुमने बिना आज्ञा प्रवेश किया है, और तुम में से ही किसी ने हमारे साथी को घायल भी किया है। इसलिए यदि अपनी और अपने साथियों की जान की परवाह है तो शीघ्र अतिशीघ्र इस नागलोक का त्याग कर दो। ये संभव नहीं है। संभव नहीं है तो अब संभव हो जाएगा। इस कपूर के धुएं से ये नागलोक क्या, ये ब्रह्मांड ही छोड़ देगी। इस धुएं को दूर करो, दूर करो। नागरानी, ये आपने क्या किया? शांत हो जाओ त्रिलोकी, इस तरह तो तुम इन सभी के प्राण ले लोगी। नागलोक पर हमला करने वालों का अंत ही होना चाहिए, तो फिर आप हमें किस प्रकार रोक सकती हैं? त्रिलोकी, किसी के भी प्राण लेने का अधिकार हमें नहीं है, और खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ किया तो। शिवन्या का ये रूप मधुमती को बहुत अचंभा कर देता है और वो खुद को संभालते हुए खड़ी होती है। नागलोक की नागरानी इतनी दयालु होगी, इसका हमें आभास नहीं था। मैं तुमसे अपने किए की माफी मांगती हूँ। क्षमा मुझसे नहीं बल्कि हथौड़ी से मांगो, जिसका तुम लोगों के कारण ये हाल हुआ है। रानी मधुमती, ये गलती हमने की है। हमने इसे कोई विचित्र जीव समझ के डंक मार दिया। ये तुम दोनों अपनी ये हरकतें कब बंद करोगी? नागरानी, इनकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ, किंतु चिंता मत कीजिए, ये आपका साथी कुछ ही समय में स्वस्थ हो जाएगा। हथौड़ी तो थी तो दिया नागलानी। ये तुमने कैसे किया मधुमती? जिस तरह आप नागिनों के पास अपने जहर का तोड़ होता है, उसी प्रकार हमारे पास हमारे डंक का तोड़ है। ये जड़ी बूटी फूल होता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हथौड़ी बहुत पीड़ा में था, किंतु तुम्हारे कारण अब वो ठीक भी हो गया है। तभी हथौड़ी मधुमती के कंधे पर हाथ रखकर उसका धन्यवाद करता है, तो मधुमती मुस्कुराती है। ये सब देखकर नागिन त्रिलोकी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कुछ ही दिनों में वो अपनी प्रजाति के साथ शांति से नागलोक से चली जाती है।